हमेशा बोला जाता है नाक से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल है वो जर्म्स और डर्ट को ट्रैप कर लेते हैं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि बीमार हम तब पड़ते हैं या तो जो इन्फेक्शन है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हो, या फिर बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव है तो हमें बीमार कर सकते हैं। जो आप लगाते हो ना डिटॉल, सैवलॉन, उसके अंदर यही केमिकल्स होते हैं, तो ये जर्म को किल कर देते हैं। हेलो माय क्यूट लिटिल निंजास, वेलकम बैक टू ICSC वाला, वेलकम बैक टू टाइटन सीरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड रेडी फॉर अगेन अ वन शॉट ऑफ एड्स टू हेल्थ। तो हम ऐसे करके काफ़ी सारे वन शॉट्स कर चुके हैं एंड जिस बच्चे ने शुरू से अभी तक सारे वन शॉट्स देखे हैं, अ बिग सैल्यूट टू यू, बिकॉज अगर आप बैच के भी हैं और अगर आपने सिलेबस कर लिया है, बैच के नहीं भी हो, आपने किसी भी तरीके से अगर सिलेबस करा है, चाहे PW से या अपने स्कूल से, सो यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड ये जो आपकी सीरीज है ये क्विक रिवीजन के लिए है। वन शॉट रिवीजन आपको वन गो में सारा चैप्टर का कंटेंट रिटेन करा देता है, रिवाइज करा देता है। तो ऐसे करते करते आगे हम एक और चैप्टर के ऊपर, दैट इज एड्स टू हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ना मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर हर इंसान को पता होना चाहिए, चाहे फिर वो बायो का बंदा हो या ना हो। ये बेसिक है हमारी बॉडी के। इस चैप्टर के अंदर आप इम्यूनिटी जैसी बातें पढ़ते हो। इम्यूनिटी वर्ड हर कोई यूज करता है अपनी डेली लाइफ में कि भाई इम्यूनिटी वीक हो गई है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है ना। एंड कितनी सारी बीमारियों की वजह से हमारी इम्यूनिटी ही काम आती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो फाइट नहीं कर पाते। जैसे HMPV वायरस, जो नया वायरस आया है, अब तुम मास्क लगाए बैठे हो कि मैम जल्दी से ये वायरस फैले और हमारी स्कूल में छुट्टियां हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतना कोई डेडली वायरस नहीं है। अभी ये जो वायरस है ये बिल्कुल नया नहीं है। पहली बात तो ये वायरस जो है इसका मिलता जुलता स्ट्रेन ऑलरेडी हमारे मार्केट में है। अगर ये मॉडिफाई कर जाता है ना, तो फिर हो सकता है कि हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाए, क्योंकि हमें फिर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा, ये मॉडिफाई कर जाएगा और हमारी इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल नई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोरोना जब आया था तो उसके अदर वेरिएंट्स तो मार्केट में थे, बट जब कोरोना आया तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं बनी हुई थी। क्या होती है एंटीबॉडीज बताऊंगी मैं, बट मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। तो एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लग जाता है ना, डिसीज को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लग जाता है, उससे लड़ने में टाइम लग जाता है। So today we are going to talk about such things. आज इंट्रोडक्शन, इम्यूनिटी टाइप्स, ये सारे बेटा इसके सब टॉपिक्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। आओ स्टार्ट करते हैं। Let us start. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और बेटा सोशल वेलबींग भी हो, है ना। तो अगर किसी को सिर्फ बीमारी नहीं है बट उसको स्ट्रेस है तो भी हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। अगर किसी बंदे के पेट में दर्द है, बार बार अक्सर हेडेक होता है, तो भी हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। तो हेल्दी होने के लिए फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी फिट होना पड़ता है, और दिस इज सेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है हेल्थ की। उसके बाद अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी इज अ प्रोसेस जो हमारा इम्यून सिस्टम करता है। इम्यूनिटी को बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो लड़ाई जर्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ एंटीजेंस और पैथोजेंस। सो जो भी एंटीजन यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई और बैक्टीरिया और उसका प्रोटीन हमारी बॉडी में आ रहा है, या कोई और वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी या क्षमता है कि हम उससे कितनी लड़ाई कर पाते हैं और कितना खुद को बचा पाते हैं। बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि पॉल्यूटेंट्स और पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस, पिछली क्लास में ही बताया था, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। अब एंटर करने का तरीका भी अलग अलग है, अलग अलग तरीके से एंटर कर सकते हैं। हो सकता है इनका वन सेकेंड, चलो एंटर कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। बट जब एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले एक जनरल आर्मी खड़ी होती है, जनरलाइज्ड आर्मी खड़ी होती है। जैसे कि देखो बेटा, कोई चाइना से अटैक कर रहा है, पाकिस्तान से अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान से अटैक कर रहा है, रशिया से अटैक कर रहा है, हमारे सोल्जर्स तो सबसे लड़ाई करेंगे। यानी कि बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, कोई भी जर्म आ रहा है, उससे सारे सोल्जर्स लड़ाई करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे अगर बैक्टीरिया है तो मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, वायरस है तो मैं तुझसे लड़ूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो सबसे पहले जो डिफेंस सिस्टम आता है, इम्यून सिस्टम इज डिफेंस सिस्टम, सोल्जर्स का झुंड है, ये हथियार बनाते हैं और लड़ाई करते हैं। देखो हमेशा मैं बार बार इस चैप्टर के अंदर बोलती हूँ कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, और जो वो हथियार यूज़ करते हैं, गन यूज़ करते हैं, बम यूज़ करते हैं, या फिर लात घूसे में ही मार देते हैं, वो सारी उनकी एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ आर हथियार एंड WBCs आर द सोल्जर्स। ठीक है,
आगे भी ये यूज करेंगे हम। अब सबसे पहले लोकल डिफेंस सिस्टम, यानी कि जब पहले पहले कोई भी तरीके का अटैक करने वाला दुश्मन हमारी बॉडी में आया, चाहे बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तो सबसे पहले लोकल डिफेंस सिस्टम होता है जो कि बचाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये जो स्किन है हमारी, ये स्किन प्रोटेक्शन के लिए है। अभी भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बस देख रहे हैं कि कहीं से कोई जगह मिल जाए तो मैं अंदर घुस जाऊं और वहां पर रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई करके इस बंदे को बीमार कर दूं। बट हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। स्किन के अलावा और भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम हैं जो लोकल डिफेंस सिस्टम के अंदर आते हैं। अब इसको क्रॉस कर लिया तो फिर आ जाता है भैया प्रॉपर इम्यून सिस्टम, जहां हमारे अंदर मेन सोल्जर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, सो वंस द जर्म हैज एंटर्ड इनसाइड द बॉडी टिश्यूज, यानी कि बॉडी के सेल्स तक जब अटैक जाएगा तो इम्यून सिस्टम, और उससे पहले लोकल डिफेंस सिस्टम। लोकल डिफेंस सिस्टम में स्किन आता है सबसे पहले। स्किन एक मैकेनिकल बैरियर है, यानी कि एक परत की तरह काम करता है। इस तरफ हमारे सोल्जर्स बोल सकते हो और दूसरी तरफ दुश्मन बोल सकते हो। तो स्किन प्रोटीन से बना है। कौन से सेल से बना है? स्किन इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, पढ़ा है हमने टिश्यू में। बट स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कैसा? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब एक के ऊपर लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स बन के स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बनता है। और स्ट्रैटिफाइड मतलब ये लेयर्स में है और इसके अंदर केराटिन प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन को बनाता है। ठीक है, कोई भी स्क्रैच हो जाए, चोट लग जाए, कट लग जाए, तो वो एक एंट्री गेट बन जाता है जर्म्स के लिए। जैसे ही एंट्री होती है जर्म्स की और खून बाहर आता है तो बेटा आप देखते हो कि वहां पर खून जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो जो खून जम रहा है, क्लॉट हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जर्म्स की एंट्री से बचाता है। फिर आ जाओ हेयर की बात करें। हेयर हमारी जो नाक के अंदर होते हैं और जो हमारे कान में भी होते हैं बेटा। कान में भी अगर आप देखोगे ये जो अंदर कैनाल जा रहे हैं वहां पे भी छोटे छोटे हेयर हैं। तो वो जर्म्स को डायरेक्ट एंट्री नहीं देते। जैसे जब भी आप मान लो आंधी तूफान है या फिर हम डेजर्ट में है तो हम सांस तो वहां भी लेते हैं। हमेशा बोला जाता है नाक से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल है वो जर्म्स और डर्ट को ट्रैप कर लेते हैं। और जो नाक की अंदर वाली लाइनिंग है उसमें म्यूकस बन रहा होता है, चिपचिपा सा सामान होता है। वो चिपचिपा सा भी सामान जो है वो जर्म्स को अपने साथ चिपका लेता है। तो हमारे एक तरीके से फिल्टर की करने की कोशिश की जा रही है कि भाई नाक से जो हम सांस ले रहे हैं वो फिल्टर हो जाएगी हमारी नाक में और लंग्स तक थोड़ी शुद्ध हवा जाएगी। ठीक है, वो पार्टिकल्स ही नाक में रुक पाते हैं जो थोड़े बड़े साइज के हैं। बहुत सारे ऐसी पार्टिकल्स भी है बेटा, जैसे पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इतने सारे एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, तो वो तो पहुंच जाते हैं हमारे लंग्स तक और फिर हमें बड़ी बड़ी बीमारियां करते हैं। म्यूकस, देखो म्यूकस की बात आ गई। एक चिपचिपा सा सीक्रीशन है जो एपिथेलियल सेल्स निकालते हैं और काफी सारे ऑर्गन में ये बनता है। जो एपिथेलियल सेल्स म्यूकस सेल से बनता है वो बैक्टीरिया और जर्म्स को अपनी बॉडी अपने साथ ट्रैप कर लेता है और एंटर नहीं करने देता बॉडी के अंदर। ठीक है, अब दूसरा है थ्रोन आउट इफ एंटर्ड। ये दूसरा तरीका है हमारी बॉडी में लोकल डिफेंस का। पहला था मैकेनिकल बैरियर और दूसरा है थ्रोन आउट इफ एंटर्ड। अगर एंटर कर लिया तो फिर हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। जैसे आप देखते हो खांसते हैं, छींकते हैं और वॉमिटिंग है, तो वो एक तरीका है हमारी बॉडी का कि हम जर्म्स को सीधा बॉडी से बाहर निकाल दें। आप देखते हो ना नाक में कुछ चला जाता है बहुत जोर से, आपको गुदगुदी होती है, फिर आप बहुत जोर से छींक देते हो। तो जब आप छींकते हो या खांसते हो तो आपकी बॉडी की जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, देन जर्म किलिंग सीक्रीशंस। ये वो सीक्रीशन है जिनके अंदर ऐसे एंजाइम है जो कीटाणु को मार देंगे। जैसे हमारे माउथ में सलाइवा। अब देखो यहाँ तो स्किन नहीं है ना, ये तो एक दरवाजा बन गया, एक तरीके से खुला दरवाजा है। तो जर्म्स यहाँ से नहीं जा पा रहे, यहाँ से नहीं जा पा रहे, यहाँ से तो जा पा रहे हैं। तो ये वाला जो दरवाजा है यहाँ पर सलाइवा प्रेजेंट है। सलाइवा के बथेरे यूजेस हैं। प्रोटेक्शन में एक यूज ये है कि इसके अंदर एक एंजाइम है, वो एंजाइम किल कर देता है जर्म्स को। ठीक है, तो देखो स्वेट, टीयर एंड नेजल सीक्रीशंस। नाक में भी ऐसी सीक्रीशंस है, स्वेट में पसीने में भी है, आंसू में भी है बेटा। आंखों में भी लगातार पानी आता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी। आप देखोगे अगर शीशे में ध्यान से तो आपको आंखों के ऊपर एक पतली सी पानी की लेयर दिखती है, वो लगातार सीक्रेट हो जाती है। उसके अंदर लाइजोजाइम होता है, ये वो एंजाइम है जो जर्म्स को किल करेगा। ठीक है, सो दीज आर द सिक्रीशंस व्हिच हैज एंजाइम्स एंड हेल्प इन किलिंग द जर्म्स। और पेट में बनता है फिर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन यही है कि अगर हमने सैनी गोलगप्पे के गोलगप्पे खा लिए जिस पर 4 दिन से मक्खियां बैठ रही हैं, पानी गंदा है, आलू टिक्की खा ली या फिर कुछ भी ऐसा खा लिया बेटा, हम कितना ही मतलब आपको हर दिन कोई न्यूज़ मिलती होगी जिसमें हमें पता चलता है कि होटल के खानों में बिल्कुल भी जो क्लिनलीनेस और हाइजीनिक लेवल्स है वो फेल कर दिए गए हैं, है ना, फेल हो गए हैं।
आपको पता ही है कि कितने घटिया खाना होता है ना। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैच नहीं होते हैं, तो वो जर्म से भरे हुए हैं जो हम खा रहे हैं। एंड हमारे पेट में जो HCl है वो काफ़ी कोशिश करते हैं उन जर्म्स को किल करने की। तो पेट में HCl है और वो हेल्प करता है एक तरीके से लोकल डिफेंस में। उसके बाद लास्ट इज योर जर्म फाइटिंग वाइट ब्लड सेल्स। अब ये लास्ट में आते हैं बेटा वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स एंगल्फ करते हैं जर्म्स को और उनको किल कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स 5 तरीके के होते हैं, बट मेजरली हमने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। वैसे तो आप ये क्लास 10th में पढ़ेंगे डिटेल में, बट फिर भी अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। तो अपने को इस न्यूट्रोफिल्स का काम है बेटा, ठीक है। और ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। आज तुमको मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही होगी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए थोड़ी एनर्जी मेरी तुमको कम लग रही होगी, है ना, बट समझ तुमको सब आएगा, तुम चिंता मत करो। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, हमें इन 3 का काम है, इसकी बात हम क्लास 10th में कर लेंगे। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाते हैं। यानी कि मान लो किसी को चोट लग गई है ना, और सारे के सारे फर्स्ट बैरियर जो है वो टूट गए बेटा, है ना। मेरिट्स ऑफ लोकल डिफेंस सिस्टम, मतलब ये चीजें तो लोकल डिफेंस से सबसे पहले आकर अटैक करके बचा लेंगी, जैसे स्किन बचा रहा है, HCl बचा रहा है, म्यूकस बचा रहा है, और इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब काफी सारी चीजों से बचा रही है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर अटैक से ही बचाएगी, एक पर्टिकुलर जर्म से ही बचाएगी, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम फॉलो करती है। बट मान लो ये लोकल डिफेंस अब खराब हो गया, किसी के हाथ पे चोट लग गई फॉर एग्जांपल, मान लो ये किसी का हाथ है और उसको चोट लग गई तो यहाँ से स्किन टूट जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएगी, सेल्स ब्रेक हो जाएंगे, और अंदर जो ब्लड वेसल है उस पर अटैक हो सकता है। मान लो किसी को कुकिंग करते हुए या किसी भी तरीके से चोट लग गई और यहाँ से घाव बन गया। अब घाव है तो बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिल गई, अरे वाह दरवाजे खुल गए, चलो चलो अंदर चलते हैं, तो ये अब अंदर आएंगे ब्लड में। लोकल डिफेंस अब खराब हो गया, यहाँ पर स्किन जो है वो कट गई है, स्किन के ब्रेक होने की वजह से, घाव की वजह से बैक्टीरिया की एंट्री हो गई है। तो अब हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनकी आर्मी एक्टिवेट हो जाती है काम करने के लिए। सबसे पहले जो आते हैं, देखो ये आएंगे हमारे ब्लड के अंदर, और ये सबसे पहले हमारे ब्लड से खाना वाना लेना शुरू कर देते हैं बेटा, और सारा न्यूट्रिशन लेकर अपने बच्चे बनाना शुरू कर देते हैं। यही दिक्कत है कि बैक्टीरिया 1-2 आ गए तो इनसे हम लड़ लेंगे, बट अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो हमारे लिए रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये खुद तो आते ही आते हैं और अपना ना बॉडी में, अपने बॉडी के अपने साथ एक केमिकल भी सीक्रेट कर देते हैं। इस केमिकल को टॉक्सिन बोलते हैं। खुद तो आया बैक्टीरिया, खुद तो आया ही आया देखो, और साथ में इसने टॉक्सिन भी बना दिया। तो हमें बैक्टीरिया से भी लड़ना है और इस टॉक्सिन से भी लड़ना है, दोनों से लड़ाई करनी है अपने को। चलो सो अब क्या हुआ, आ गया ये बॉडी के अंदर, अब हमारे आर्मी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो तुमने पढ़ा ना अभी न्यूट्रोफिल्स है ना, और बेटा मैक्रोफेजेस नहीं, मोनोसाइट्स है ना, मोनोसाइट्स। तो होता क्या है, जो मोनोसाइट्स होते हैं वो अपने आप को मैक्रोफेजेस में बदल लेते हैं, और न्यूट्रोफिल्स तो है ही है। ये दोनों सेल्स बेटा फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब ईटिंग, सेल ईटिंग अ सेल। एक सेल दूसरे सेल को खा जाएगा, एक सेल दूसरे सेल को खा जाएगा। न्यूट्रोफिल्स साइज में थोड़े छोटे होते हैं, इनके नाम में ही आ रहा है मैक्रो मतलब लार्ज, ये बड़े साइज के होते हैं। तो ये बड़े साइज के होंगे, खा जाएंगे दूसरे सेल्स को, जर्म वाले सेल्स को, और न्यूट्रोफिल्स भी छोटे साइज के होते हैं, ये भी खाते हैं बट ये छोटे साइज के होते हैं। तो जैसे ही इन्होंने देखा आर्मी एक्टिवेट हो गई, इनके बीच में ऐसे अलार्म बजने लग गया कि अरे अटैक हो गया है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आएंगे और इनको खाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे,
वो खाना शुरू कर देगा इसको, ठीक है, खाना शुरू कर देगा। बट मान लो देर हो गई और ये बहुत ही ताकतवर बैक्टीरिया था और इसने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, रुक ही नहीं रहा है। तो जब ये रुकता नहीं और इसका इन्फेक्शन बॉडी के सेल्स तक आ जाएगा, यहाँ पर हमारे स्किन के सेल्स होंगे बेटा, ये हमारे स्किन के सेल्स थे, अभी तक बेचारे चिल कर रहे थे अपना मस्त, या फिर हमारी बॉडी के अंदर के सेल्स थे बेसिकली, है ना, कोई भी बॉडी का टिश्यू लगा लो और सेल्स लगा लो। ब्लड में इन्फेक्शन आया बट ये इन्फेक्शन वहीं तक नहीं रहेगा, अब ये फैलेगा, ये हमारी बॉडी के सेल्स तक जाएगा। तो ये पहुंच गया इन सेल्स तक, बड़े खुश थे ये, बट अब ये खुश नहीं रहेंगे क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्या आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हैं। इनकी बॉडी में खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया आ गए हैं बेटा, खतरनाक खतरनाक बैक्टीरिया आ गए हैं। तो ये अब हमारी बॉडी के जो सेल्स है ये इन्फेक्ट हो चुके हैं, है ना, लिख दूं यहाँ पर इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमारी बॉडी के अंदर घमासान होगा, पूरा युद्ध होगा, प्रॉपर लड़ाई होगी बेटा, वॉर होगा, वॉर। क्योंकि अब इन्होंने हद पार कर दी। ब्लड तक तो ठीक थे, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स इन पर अटैक कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था, बट इन्होंने टिश्यूज में जाकर अब गलती कर दी है। अब इनके लिए हमें हमारा पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा और इनको बहुत बुरे तरीके से मारना पड़ेगा। क्या होता है, अब एक और सेल याद करो आप, मैं यहीं पर सारी चीजें आपको बताऊंगी, उसके बाद आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, और ये बहुत प्यारी सी कहानी है जो तुमको मजा आएगा पढ़ के। देखो, एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल ना एक मैसेंजर की तरह काम करता है, इसको ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रेन की तरह काम करता है। जब इसने देखा कि यार बहुत ज्यादा अटैक हो गया है और ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते टाइम ये भी अपनी बॉडी से एक सिग्नल भेजते हैं और डेंड्रिटिक सेल उस सिग्नल को रिसीव कर लेता है। जैसे ही डेंड्रिटिक सेल को पता चलता है कि यार हमारे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स लड़ाई कर रहे हैं और इन्फेक्शन जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंच गया है, तो ये डेंड्राइटिक सेल्स जाता है, कहाँ लिखूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, है ना, डेंड्राइटिक सेल जाता है। ये सिर्फ समझना है आपको, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं आपको कुछ भी अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको बहुत कुछ नोट्स में लिखने को मिलेगा। अभी यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी केयरफुली। ये डेंड्राइटिक सेल है, डेंड्राइटिक सेल अब जाता है बेटा लिम्फ नोड्स के पास, हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं उनके पास जाता है। लिम्फ नोड्स में स्पेशल तरीके के सेल्स पड़े हुए जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं टी सेल्स, एक होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं टी सेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेंड्रिटिक सेल जाता है टी सेल के पास। ये डेंड्रिटिक सेल किसके पास जाएगा, टी सेल्स के पास जाएगा। और टी सेल्स के पास जाकर क्या काम है बेटा, ये एक तरीके से ना इस बैक्टीरिया के प्रोटीन को अपने ऊपर लगा रहा है, इस बैक्टीरिया के प्रोटीन को अपने साथ, ऐसे लगा लो कि ये एक की लाश ले गया, ये इस बैक्टीरिया की लाश को अपने साथ ले गया, क्योंकि इसको पहचानना है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हथियार बनाने हैं। फैगोसाइटोसिस हो रही थी, फैगोसाइटोसिस से ये काबू नहीं आ रहे थे, अब हथियार बनाना पड़ेगा, हो सकता है छोटी गन बनानी पड़े, बड़ी गन बनानी पड़े, हो सकता है वो कौन सी है, एक कुछ करके, है ना, तो बड़ी बड़ी गन्स और बॉम्ब्स बनाने पड़े इनसे लड़ने के लिए। तो किससे मारना है, यानी कि एंटीबॉडीज बनवानी है, वो सिग्नल ये डेंड्रिटिक सेल टी सेल्स के पास लेके जाना चाहता है, बट इसको इसका प्रोटीन लेके जाना पड़ेगा, तभी तो टी सेल को पता चलेगा कि भाई कैसी एंटीबॉडीज बनानी है। तो इसने इसकी लाश को अपने साथ रखा और लेके गया टी सेल्स के पास, ठीक है। अब टी सेल्स में सारे टी सेल्स इस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, ना ही इसको पहचानेंगे, वो सिर्फ, अच्छा पहले पहचाना जाता है, पहले कोशिश की जाती है कि इसको पहचान लिया जाए, क्योंकि अगर पहले ये हमारी बॉडी में आया होगा तो हमें पता होगा ना कि इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनी थी, तो वो एंटीबॉडी फिर से रिलीज हो जाएगी और इसको मार दिया जाएगा। बट अगर ये ब्रांड न्यू है, पहली पहली बार हमारी बॉडी में आया है, तो हमें इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनवानी पड़ेंगी, स्टार्ट करवानी पड़ेंगी। बहुत सारे टी सेल्स होते हैं, उनमें से कुछ टी सेल्स हैं जो कि पहचानते हैं इसको और या फिर इसके अगेंस्ट इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, टी सेल्स में 3 तरीके के सेल्स बनते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। टी सेल्स, 3 तरीके के टी सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है, जिनके ऊपर डेंड्रिटिक सेल आया। एक होता है साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, एक होते हैं बेटा मेमोरी सेल्स, एक होते हैं मेमोरी सेल्स,
और एक होते हैं हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो ये जो मेमोरी सेल्स है ना, ये बहुत पुराने सेल्स होते हैं, और जैसे कि इनके नाम में है मेमोरी, तो ये लड़ने के लिए ये बेसिकली उस प्रोटीन के लिए ना मेमोरी बना लेंगे, उस प्रोटीन का स्कैन करके रख लेंगे कि हाँ इस दिन ये हमारी बॉडी के अंदर आया था। बहुत जरूरी है ये मेमोरी सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल लड़ाई करेगा बेटा, विल फाइट, इट विल फाइट। ये पता है किससे लड़ाई करेगा? ये जो हमारे बेचारे बॉडी के सेल्स इससे इन्फेक्टेड हो गए थे ना, अब ये बेचारा इनको मारने के लिए आएगा। साइटोटॉक्सिक सेल इन सेल को मारने के लिए आएगा। तो इम्यूनिटी क्रिएट हो रही है, मारा जा रहा है, बट सेल को मारा जा रहा है, तो इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, लिख लेना बाद में सब कुछ, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिक सेल जो कि डेंड्रिटिक सेल के बाद एक्टिवेट हुए, उन्होंने पहचाना कि अच्छा ये वाला प्रोटीन है बैक्टीरिया का, इसको मारना पड़ेगा। तो यहाँ से साइटोटॉक्सिक सेल्स निकल कर आएंगे ब्लड के अंदर और टिश्यू के अंदर, बेसिकली टिश्यू के अंदर ही जाएंगे, और वो देख रहे हैं कि ये वाले प्रोटीन को मारना है। बट एक्चुअली इनका इन्फेक्शन हमारे बॉडी के सेल्स में भी हो चुका है बेटा। सॉरी, यही हूँ एज आई टोल्ड यू कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। सो ये जाएगा इन्फेक्ट, मेरी बॉडी में भी यही चल रहा होगा बेटा अभी, है ना। चलो मेरी बॉडी से रिलेट करते हैं। तो अभी वैसे आई डोंट नो, इट इज नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, ठंड लगी हुई है, बट अगर मान लो ये इन्फेक्शन मेरी बॉडी में है, तो मेरी बॉडी के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पहुंचे, और जो मेरे सेल्स पर इन्फेक्शन हो रहा है, मेरे सेल्स बेचारे मर रहे हैं, ये उनको भी मारेगा। देखो इसने मजबूरी है ना बेचारे की, बैक्टीरिया को तो मारेगा ही मारेगा, और ये जो मेरी बॉडी के सेल्स हैं बेचारे, ये भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो चुका है इनके अंदर, अब ये अब किसी काम के रहे नहीं है, तो इनकी मौत तो तय है। तो इसको बेटा हमारी बॉडी के सेल्स को भी मारना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल देते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज क्रिएटेड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। मेमोरी सेल्स विल सेव द मेमोरी। हेल्पर टी सेल्स देखो क्या करेंगे, इनका नाम है हेल्पर, यानी कि ये मदद कर रहे हैं कुछ। ये जाते हैं भागकर, ये जाते हैं बी सेल्स के पास, और बी सेल्स को बोलते हैं कि देखो देखो ऐसा प्रोटीन आया हुआ है, ऐसा बैक्टीरिया का अटैक आ गया है, क्या करना है। तो बी सेल दो तरीके के सेल्स बनाता है फिर से, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। अब बी सेल के प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, ये बनाएंगे एंटीबॉडीज, अब बनेंगे हथियार, अब बनेंगे बेटा हथियार, ठीक है। अब हथियार बनेंगे, एंटीबॉडीज बनती है, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज, और मेमोरी भी क्रिएट होती है बेटा, मेमोरी भी स्टोर होगी। ये वाई शेप्ड एंटीबॉडीज अब जाएंगी ब्लड के अंदर, और ये एंटीबॉडीज देखो क्या करेंगी, ये बहुत सारे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ये एंटीबॉडीज ना इन सारे बैक्टीरिया को के झुंड को ना एक तरफ इकट्ठा कर देगी, इसके साथ जाकर चिपक जाएगी बेटा इस तरीके से। और ये जो मैक्रोफाजेस है ना, मैक्रोफाजेस कहाँ गए, यहाँ पे बना देती हूँ, बड़ा सा मैक्रोफाज बना रही हूँ, ये देखो ये मैक्रोफाज है। तो ये मैक्रोफाज के लिए ना अब इसको खाना बहुत आसान हो जाएगा। एंटीबॉडीज ने क्या किया, एंटीबॉडीज ने खुद भी मारा इन बैक्टीरिया को, और एंटीबॉडीज ने ना क्लस्टर बना दिया, क्लस्टर समझते हो, झुंड बना दिया, झुंड, एक झुंड में इन बैक्टीरिया को इकट्ठा कर दिया, बांध दिया जंजीरों से, और इसके ऊपर अब मैक्रोफाज छोड़ दिए गए। अब मैक्रोफाज आकर इन सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा, ठीक है, समझ आ गया, यही हूँ। चलो, सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज ब्लड में गई हैं, ऐसी इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमोरल मतलब बॉडी फ्लूइड, लिखा हुआ है ये तुम्हारी बुक में, नाम से ही समझने की कोशिश करो। मैंने ये सारी कहानी तुम्हें इन दो शब्दों के लिए बताई है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब बॉडी के फ्लूइड्स में जो इम्यूनिटी हो रही है, बॉडी के फ्लूइड्स में जो इम्यूनिटी हो रही है, अटैक हो रहा है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो बॉडी के सेल्स में हो रही है बेटा, जो बॉडी के सेल्स में हो रही है, ठीक है। अब तुम पढ़ने के लिए तैयार हो। इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो आवर इम्यून सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स। एक है हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी और एक है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
चलो पढ़ते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी जन्म से मिलती है। इन्नेट मतलब सिंस बर्थ, तो ये इम्यूनिटी हमारे पास बर्थ से आई। नॉन स्पेसिफिक मतलब कुछ भी हो ये तो मारेगी ही मारेगी, ये कोई नखरे नहीं दिखाएगी कि मैं तो इसको ही मार सकती हूँ उसको नहीं मार सकती, कि हम तो भाई चाइना के अगेंस्ट ही लड़ सकते हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट के अगेंस्ट तो हम नहीं लड़ सकते। स्पेसिफिक मतलब देख के, मतलब डिसाइड करके कि स्पेसिफिक है ये वायरस के अगेंस्ट ही लड़ेगी, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही लड़ेगी, ऐसी इम्यूनिटी। ठीक है, फिर आ जाओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जन्म के बाद हम सब ने धीरे धीरे एक्वायर करी है हमारे अंदर। ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बेटा वो बाहर एनवायरनमेंट से मिलता है, जितना ज़्यादा वो गंदे एनवायरनमेंट से मिलेगा उतने उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि वो बच्चे जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो होते हैं ना बड़े अमीरों के जो बच्चे होते हैं, तो वो बाहर का थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा सा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बड़े सेंसिटिव से होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई। वहीं पर वो बच्चे देखो जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, बिना नहाए धोए कीचड़ वीचड़ में कितने टाइम तक घूमते रहेंगे, वो हमारी तरह बीमार नहीं पड़ते, इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो येस, इम्यूनिटी ऐसे ऐसे लेवल पर भी रोल प्ले करता है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब जो हमने बनाई, पैसिव मतलब जो बाहर से ली। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, एक नेचुरली हमारी बॉडी में हमने बनाई, खुद ही बना दी, एक हमने आर्टिफिशियली एक्वायर मतलब हमने हमारी बॉडी को फोर्स किया। देखो कोई बीमारी मेरी बॉडी के अंदर गई, मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, तो एक्वायर है क्योंकि मेरी बॉडी ने जन्म के बाद बनाई है। खुद बनाई है तो एक्टिव है, और खुद अपने आप ही बनाई है, जर्म चला गया था अपनी बॉडी, मेरी बॉडी के अंदर, और इम्यूनिटी बना दी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड कि मैं अपनी बॉडी में जबरदस्ती जर्म डालूं और फिर इम्यूनिटी बनवाऊं, दैट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जो आप इंजेक्शंस लगवाते हो, वैक्सीनेशन लगवाते हो, वो इसी के अंदर आती है। मतलब हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, हम जानकर हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स और पैथोजेंस को डालते हैं। अब तुम कहोगे मैम हमारी बॉडी में तो बीमार पड़ जाएंगे, हम ये तो खुद को खुद ही मारने वाले, खुद को बीमार करने वाली बात हो गई। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि बीमार हम तब पड़ते हैं या तो जो इन्फेक्शन है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव है तो हमें बीमार कर सकते हैं। जब हम खुद हमारी बॉडी में जर्म्स डाल रहे हैं उसका पर्पस क्या है कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को दिखाएं कि देखो ये घूम रहा है मार्केट में, ये अपने आप भी आ सकता है बॉडी में, और जब अपने आप आएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, तो अभी थोड़ी क्वांटिटी में रखो और इसके अगेंस्ट हथियार बनाओ, ताकि जब सच में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में आए कि हम क्राउडेड प्लेस पे निकले तो हमारी बॉडी के हथियार तैयार हो उससे लड़ने के लिए। सो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन में होता क्या है कि जो जर्म है वो या तो अधमरा होता है या फिर पूरा मरा भी होता है, क्योंकि सरफेस के प्रोटीन को ही तो पहचानना है, प्रोटीन को पहचान कर हमारी एंटीबॉडीज बन जाएंगी, है ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में डाला जाता है। तो कुछ चीज़ें होती है जिसके हिसाब से हम वैक्सीनेशन लगाते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी बेटा बाहर से दी जाती है, नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। आओ एक एक करके सबको पढ़े। ठीक है, सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ो इसको। व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी? इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, जन्म से आई है यानी कि माँ बाप से आई है। नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब इट इज नॉट कि भाई मैं इसके अगेंस्ट लड़ाई करूंगी उसके अगेंस्ट लड़ाई करूंगी, सबके अगेंस्ट बचाती है हमको। फिर मैं बात करूं स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी मतलब नेचुरल रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स आर इम्यून टू अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ डॉग्स नोन एज डिस्टेम्पर। अब स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी मतलब ये हम इस बीमारी से नहीं कभी सफ़र करेंगे। डॉग्स के अंदर होती है डिस्टेम्पर और डॉग्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि डॉग्स के अंदर नहीं बचा पा रही है बट हमारे अंदर बचा पा रही है। तो हो गई ना स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी, जन्म से ही हमारे अंदर आई है कि हम इससे बीमार नहीं होंगे पर डॉग्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऊपर इन्नेट लिखा है, अच्छा इसको काट के ठीक कर ले। इट इज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड अभी मैंने बताया कि लाइफ मतलब लाइफ के बाद, जन्म के बाद हमारी बॉडी के अंदर आई। एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
पिछला कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर आ गई, तो एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज जो मैंने तुमको अभी बताया, जैसे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया था, तो एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में और लिम्फ में जाती है, इसी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना, जो अभी बताया था। उसके बाद दे ऑल्सो प्रोड्यूस किलर सेल्स कैरिंग अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर एंटीजन। ये किलर सेल्स पता है कौन है? साइटोटॉक्सिक सेल्स। किलर सेल्स बेटा, साइटोटॉक्सिक सेल्स, किलर सेल्स। ये जाते हैं किसके पास? सेल्स के पास, उन सेल्स के पास जो बेचारे इन्फेक्टेड हैं। अब ये जो इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं, इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। इसीलिए मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझाया कि अब तुमको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी किसी आउटसाइड सोर्स से अगर जा रही है, बेटा इन सब में करेक्शन करेंगे, ठीक है, इन सब में करेक्शन करेंगे। पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, immunity is provided from an outside source in the form of antibodies, naturally acquired passive, और mothers antibodies reach the fetus through placenta। बेटा ये ना हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो एक्टिव इम्यूनिटी में मैंने तुमको बताया यहाँ पे वैक्सीनेशन आएगी, वैक्सीनेशन जो लगती है। पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरली एक्वायर्ड कौन सी है कि बाहर से जा रही है और नेचुरली सबको मिलती है। बेटा इसमें मदर्स मिल्क आ जाता है। आपको पता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको मम्मी का मिल्क दिया जाता है, कोलोस्ट्रम बोलते हैं मम्मी के फर्स्ट मिल्क को। उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली पहुंची, और जब हम मम्मी के अंदर थे तब भी मम्मी से एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। सो मदर्स एंटीबॉडीज रीच द फीटस थ्रू द प्लासेंटा। मैंने क्या बोला? जब हम मम्मी के अंदर थे तब भी मम्मी की बॉडी से प्लासेंटा को क्रॉस करके एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर आ जाती है, तो बच्चे का भी इम्यून सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे ने खुद नहीं बनाई तो इसको एक्टिव नहीं बोल सकते, है ना। और किससे आई है? मम्मी से आई है, मम्मी से पास होकर आई है। अच्छा, उसके बाद एक और है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज बाहर से दी जा रही हैं। एक्टिव में था एंटीबॉडीज बन रही हैं, पैसिव मतलब बाहर से दी जा रही है, आर्टिफिशियल है मतलब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जा रही हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जा रही हैं। वैक्सीनेशन में आप जर्म्स बॉडी के अंदर डालते हो और एंटीबॉडीज क्रिएट होती है, तो वो एक्टिव में आएगा और पैसिव हो जाएगा क्योंकि बाहर से जर्म्स भेजे गए, खुद भेजे गए, आर्टिफिशियल हो गए। ठीक है, फिर से सुनो क्या बोला मैंने? एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल बन रही है जब हमने डिसीज को खुद एनकाउंटर करा। आर्टिफिशियल कब हो रहा है कि हमने जबरदस्ती डिसीज को घुसाया और एंटीबॉडीज बनवाई, जो कि वैक्सीनेशन से होता है। वहीं पर जब हम पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव एक तो नेचुरली हमारे अंदर गई, मम्मी से गई, और दूसरा हम आर्टिफिशियल कैसे कर सकते हैं इसको? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें हम एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, एंटीबॉडीज डाल रहे हैं। अब इसको सुनो, एंटी सीरम इंजेक्शन आर गिवन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटी सीरम इंजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीरम ऑफ horse's blood and are injected into the patients bitten by a snake. Now understand this. देखो हम ना सीरम बनाते हैं, सीरम। सीरम क्या होता है? ब्लड में से माइनस कर दो प्लाज्मा और एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है बेटा फाइब्रिनोजेन, इसको हम सीरम बोलते हैं। ये प्रोटीन ना क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो सीरम कैसे बनेगा कि आप किसी का ब्लड लो, ब्लड में से पहले तो प्लाज्मा निकाल लो, ठीक है। जो प्लाज्मा क्या होता है? ऑल द कंटेंट, है ना, हमने पढ़ा है ना टिश्यूज में ब्लड का कंपोजिशन, तो उसमें से प्लाज्मा निकाल लो। फिर प्लाज्मा से में ये जो क्लॉटिंग करने वाला प्रोटीन है ना, इसको भी निकाल लो, तो जो बच गया उसको हम सीरम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मान लो कोई हॉर्स है, ठीक है, हॉर्स बना ले। यहाँ पे कैसे बनाएंगे? लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हॉर्स लगा लो, है, चलो थोड़ा थोड़ा हॉर्स मान लो, ठीक है। कुछ और ही लग रहा है बट मान लो ये एक हॉर्स है, डायनासोर जैसा ज्यादा लग रहा है, बट एनीवे हम क्या करते हैं, ये हॉर्स है और ये डुग्गू है, ठीक है। डुग्गू खुश नहीं है, डुग्गू सैड है। क्यों सैड है बताती हूँ। डुग्गू को सांप काट गया, डुग्गू को सांप काट गया फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, इसको सांप काट गया, क्या होगा, सांप के अंदर जो जहर है वो जहर हमारी बॉडी में जाकर मार देगा डुग्गू को, है ना। अब हम देखो क्या करते हैं, हम ना डुग्गू के अंदर इस सांप के जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डुग्गू की बॉडी एंटीबॉडीज बनाए और इस सांप के जहर से लड़ ले, ताकि डुग्गू जिंदा रहे। नहीं तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे बिना डुग्गू के, है ना। बट इतना टाइम नहीं है इसके पास कि ये एंटीबॉडीज बनाए, बहुत जल्दी इसका ब्लड क्लम्प हो जाएगा और डुग्गू मर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम इम्यून सिस्टम का वेट करें और एंटीबॉडीज बने। हमने पहले से ही, जैसे हम दवाइयां बनाते हैं ना इलाज करने के लिए, हमने पहले से ही बनी बनाई एंटीबॉडीज रखी हुई हैं, और वो एंटीबॉडीज हम उसी टाइम डुग्गू को दे देंगे और डुग्गू बच जाएगा। ठीक है, चांसेस आर देयर। अब ये एंटीबॉडीज कहाँ से बनाई, हम तो बाहर से एंटीबॉडीज डाल रहे हैं। अब समझे तुम, बाहर से एंटीबॉडीज आ रही है बेटा, बाहर से, यानी कि एंटीबॉडीज बाहर से जा रही है तो आर्टिफिशियल है और पैसिव है, बाहर से जा रही है। आर्टिफिशियल क्योंकि बनवाई गई है। अब हॉर्स जो होता है बहुत ही बड़े साइज का होता है, उसके अंदर हमारे से ज्यादा खून है ना। तो हम हॉर्स की इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। हम कहते हैं हॉर्स को लेते हैं और हम थोड़ा सा इंजेक्शन लगाते हैं इसको, और उसमें थोड़ा सा हम स्नेक का वेनम डाल देते हैं, थोड़ा सा जहर हम इसको दे देते हैं। इसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा और इम्यून सिस्टम हॉर्स के ब्लड में एंटीबॉडीज बनाएगा। बस हमें इन्हीं एंटीबॉडीज को लेना है और डुग्गू के अंदर डाल देना है। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है देखो, एंटी सीरम, एंटी वेनिन। एंटी वेनिन मतलब वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, उसके इंजेक्शंस हैं जो प्रिपेयर करे गए फ्रॉम द सीरम ऑफ द हॉर्सेस ब्लड। इसके ब्लड का मतलब पूरा ब्लड नहीं निकालेंगे, इसका सीरम निकालेंगे। इसका सीरम निकाला और फिर पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसको सांप ने काटा था। ये देखो सांप का जहर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो नाउ डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी खुद की बॉडी बना रही है, पैसिव इम्यूनिटी बाहर से आ रही है। इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शंस और बाय कांटेक्ट विद इम्यूनोजन। या तो इन्फेक्शन से बन गई नेचुरल, या फिर कांटेक्ट विद इम्यूनोजन यानी कि वैक्सीन लगा दी। यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडीज भेजेंगे भाई। ठीक है, इसमें इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन है, क्योंकि खुद की बॉडी, देखो मतलब अपनी बॉडी से काम हुआ, खुद का काम ओरिजिनल होता है, लंबे टाइम तक रहता ही रहता है। तो इसने इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग काम किया। इसका इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता और ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन से बचाव होगा ही होगा। जैसे जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी थी, अगर तुमको याद हो, तुम न्यूज़ देख रहे हो, तो ऐसा बोला गया था कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो आकर अपना एंटीबॉडीज डोनेट करके जाएं, ताकि हम एंटीबॉडीज डाल दें उन बूढ़ों के अंदर, उन बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे मान लो मुझे पहले ही कोरोना हो गया और मैं सरवाइव करके ठीक हो गई। कैसे ठीक हो गई, मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली। पहली बार उन्होंने स्कैन किया, अच्छा कोरोना नया नया आया, तू तो रुक बेटा, तेरे अगेंस्ट ऐसे ऐसे करके करके तू तो मरेगा हथियार से, तू मरेगा बम से। मेरी बॉडी में बहुत सारे बम बन गए, यानी कि एंटीबॉडीज बन गए। ठीक है, अब जो बेचारा एक छोटा सा बच्चा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो कोरोना से लड़ रहा है और उसकी बॉडी में बहुत टाइम लग रहा है एंटीबॉडीज बनने में, तो क्यों ना हम मेरी बॉडी से बम लेकर, एंटीबॉडीज लेकर उसकी बॉडी में डाल दें, तो जल्दी बच जाएगा। तो इसी तरीके से काम करती है बेटा पैसिव इम्यूनिटी। बट वो उसकी बॉडी में खुद नहीं बनी है तो ज़्यादा टाइम तक रहेंगी नहीं उसकी बॉडी में। एंटीजन की अगर डेफिनेशन आए तो एंटीजन एक प्रोटीन होता है जो कि हर एक सेल के ऊपर होता है। वो प्रोटीन से ही पहचाना जाता है कि ये हमारी बॉडी का सेल है और ये पराये देश या दूसरे बॉडी से आया, बाहर से आया गया सेल है ना। हमारी बॉडी के WBCs हमारी बॉडी के सेल को क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, और बैक्टीरिया को क्यों खा जाते हैं, प्रोटीन लगा होता है उनके सरफेस के ऊपर। ठीक है, नाउ टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडीज। कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस जो कि एनिमल, प्लांट या बैक्टीरिया ने बनाया उसको टॉक्सिन बोलते हैं। ये खुद तो आते ही आते हैं अपनी बॉडी से, जो इन्होंने जहर बनाया ना उसको टॉक्सिन बोलते हैं। जैसे स्नेक वेनम, स्टिंग पॉइजन ऑफ इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स भी होते हैं। एंटीबॉडी इज अ ब्लड सीरम प्रोटीन। एंटीबॉडी वो प्रोटीन है जो कि ब्लड में बनता है, ब्लड के प्लाज्मा में बनता है या ब्लड के सीरम में बनता है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इंजेक्टेड एंटीजेंस। कब बनता है, जब इसके सामने एक फॉरेन प्रोटीन लाकर रख दिया जाता है, यानी कि बाहर का प्रोटीन लाकर रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंटी वेनिन्स फॉर स्नेक वेनम। इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पर एंटी बॉडी की जगह एंटी
यहाँ पर एंटीबॉडी की जगह एंटी वेनिन लिख लो, एंटी वेनिन लिख लो, एंटी वेनिन, ठीक है। आगे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एंटीबॉडीज को हम प्यार से इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बुलाते हैं। बेटा है क्या एंटीबॉडीज? मैं तुमको ऐसी बोलती हूँ हथियार है, हथियार है, बट एक्चुअली दीज आर प्रोटीन्स और उसको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं। किसने बनाई थी? लिम्फोसाइट्स ने। कौन से लिम्फोसाइट्स ने? बी लिम्फोसाइट्स ने बनाई थी। बहुत सारी एंटीबॉडीज बन सकती है। एंटीजन स्पेसिफिक दैट दे कैन एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर एंटीजन। कुछ एंटीजन स्पेसिफिक होती है, मतलब वो एक जैसे कोरोना वाली एंटीबॉडीज अब एचएमपीवी के अगेंस्ट काम नहीं कर रही है ना, तभी तो हम घबराए हुए हैं। कोरोना बहुतों को हुआ था, एंटीबॉडीज पड़ी हुई है बॉडी के अंदर, है ना, तभी तो नॉर्मलाइज हो गया कि अब हम मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों को कोरोना होता भी होगा बट इतना पता नहीं चलता होगा, है ना। सो एंटीजन स्पेसिफिक यानी कि दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज, दे आर स्पेसिफिक कि भाई मैं कोविड से ही लड़ सकती हूँ, इतनी ज्यादा कोई मेरे से उम्मीदें मत करना। एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स हम पढ़ चुके हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो एड्स की एक नई बात जो मैं तुमको यहाँ पर बता रही हूँ, ये सीधा टी सेल्स को अटैक कर देता है। तुमको पता है ना एड्स का इलाज नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। अब तुमने इम्यून सिस्टम पढ़ लिया और अब तुमको पता है कि ये क्यों इतना खतरनाक है, क्योंकि सीधा इसने टी सेल्स को ही अटैक कर दिया। अब टी सेल्स ही मर गए, टी सेल के हेल्पर सेल्स मर जाते हैं, और ये हेल्पर सेल एंटीबॉडीज के पास, बी सेल के पास जाते हैं हेल्पर सेल्स एंटीबॉडीज बनाने के लिए, बट ये खुद ही मर गए तो ये क्या ही बचाएंगे। सो व्हेन टी सेल्स डाई दे रिलीज न्यूली फॉर्म्ड वायरस व्हिच इन्फेक्ट मोर सेल्स, और इनके मरने के बाद भी बहुत सारे और सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। HIV कैसे ट्रांसमिट होता है हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। आगे आ जाओ। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट तुमको समझ आ गया होगा। मान लो ये डुगू और ये डुगू की बॉडी, डुगू की बॉडी में जानकर इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन में हमने डेड जर्म्स और वायरसेस डाले, डेड जर्म्स और वायरसेस। अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती है, आगे पढ़ेंगे, बट वो जो वैक्सीन है उसमें जो जर्म है वो अधमरा है, ठीक है, बेहोश करके या आधा मुक्का मुक्का मार के इसको डाला जाता है। यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पड़ी हुई है पूरी। जैसे ही ये डेड प्रोटीन लेकर इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स पूरा वो इम्यून सिस्टम ट्रिगर करेंगे। वाइट ब्लड सेल्स पूरे इस तरीके से पूरा सिस्टम जो शुरू मैंने बताया ट्रिगर होगा, यानी कि सेल मेडिएटेड सारी इम्यूनिटी ट्रिगर होगी। बेटा इसके अगेंस्ट मेमोरी बन जाएगी, मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे, और एंटीबॉडीज भी बन जाएंगी इसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज भी बन जाएंगे इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो अब हमारी एंटीबॉडीज तैयार है, मेमोरी तैयार है। अब जब ओरिजिनली ये हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? नहीं, एंटीबॉडीज उसी टाइम इसको मार देंगी क्योंकि मेमोरी बनी हुई है। इसी पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं। एंटीबॉडीज, अब वैक्सीनेशन कुछ जिंदगी भर चल जाती है, जैसे एक बार आपने वैक्सीन लगाई फिर उसके बाद आपको वो जीवन भर बीमारी कभी नहीं होगी क्योंकि एंटीबॉडीज बन गई हैं। वहीं पर कुछ एंटीबॉडीज कुछ समय तक ही रह पाती हैं। जैसे आप देखोगे टेटनस की अगर मैं बात करूं तो टेटनस के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, एंड हमने अगर वैक्सीन पहले ही लगवाई हुई है तो वैक्सीन वाली एंटीबॉडीज कुछ टाइम तक हमारी बॉडी में रहेंगी और उसके बाद डाइल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो टेटनस का इंजेक्शन टाइम टू टाइम लगाना पड़ता है, मतलब कहते हैं 1 साल में 2 साल में आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका वैक्सीनेशन आपको विद टाइम कराना पड़ता है, क्योंकि वो आता है बॉडी के अंदर, थोड़े टाइम के लिए मेमोरी और एंटीबॉडीज बनती है, हमें बचा के रखती है, फिर वो खत्म हो जाती है। कुछ ऐसी होती है कि एक बार बस एंटीबॉडी बन गई, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एक बार एंटीबॉडी बन गई उसके बाद फिर पूरा लाइफ की छुट्टी हो जाती है। पढ़ो वैक्सीनेशन, इट इज द इंट्रोडक्शन of any kind of dead or weakened germs into the body of a living being to develop immunity against the respective diseases. इम्यूनिटी बनवाता है। कौन कौन सी वैक्सीन होती है देखो, किल्ड जर्म्स, पूरे जर्म को अगर किल कर दिया, ऐसी वैक्सीन को टीएबी वैक्सीन बोलते हैं। फिर है लिविंग वीकेंड जर्म्स, बीसीजी वैक्सीन, बेसिलस कैलमाइड ग्यूरिन वैक्सीन, इसमें जिंदा बट कमजोर जर्म्स होते हैं। फिर है लिविंग फुली पॉइजनस जर्म्स, लिविंग है और कंप्लीटली पूरे फुली पॉइजनस जर्म्स, फॉर एग्जांपल काउपॉक्स वैक्सीन।
बट काउपॉक्स बीमारी इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है जितनी स्मॉल पॉक्स है। तो स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए काउपॉक्स की वैक्सीन सबको लगाई जाती है कि भाई तुम काउपॉक्स फिर भी ले लो, काउपॉक्स से मरोगे नहीं। बट स्मॉल पॉक्स उसी फैमिली का वायरस है, तो एक बार काउपॉक्स करा लो, स्मॉल पॉक्स से बच जाओगे। बहुत ही जहरीला डिसीज है, गंदा डिसीज है स्मॉल पॉक्स। टॉक्सॉइड्स, टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर सेव्ड या स्टोर्ड टॉक्सिन्स। हम ना टॉक्सिन्स को भी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया तो इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनी, इसके सरफेस पर एंटीजन था, तो एंटीजन एंटीबॉडी की लड़ाई हुई, इनकी आपस में लड़ाई हुई। बट क्या सिर्फ इतना बहुत था? ये खुद आया तो ये अपने बहुत सारे टॉक्सिन्स भी लेकर आया ना। तो इस टॉक्सिन से लड़ने के लिए हमने क्या बनाए? एंटी टॉक्सिन्स। तो अब हम टॉक्सिन को भी तो स्टोर करके रख सकते हैं और लोगों को लगा सकते हैं ताकि एंटी टॉक्सिन्स बन सके। तो टॉक्सॉइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वैक्सीन जिसमें हम एंटी टॉक्सिन्स बनाते हैं। ठीक है, समझे? चलो, नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी तुमको पता है, इम्यूनाइजेशन मतलब डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू डिसीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स, मतलब इम्यूनिटी से रेजिस्टेंस क्रिएट करवाना, या तो जर्म्स के अगेंस्ट या फिर उनके जहर या टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग किल्ड जर्म और जर्म सब्सटेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। यही पढ़ा है हमने। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कराना। कैसे कराएंगे इम्यूनाइजेशन? बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लगवाना, इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना, ट्रिगर करना टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो पहले वैक्सीनेशन होगा, फिर इम्यूनाइजेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज योर एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक वो छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो जर्म्स को किल कर देते हैं अगर हम उनको बॉडी पे लगाए तो। फॉर एग्जाम्पल इनके सॉल्ट्स देखो, लाइजोल, कार्बोलिक एसिड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, मर्क्यूरोक्रोम एंड बोरिक एसिड। डेफिनेटली आपको एक बार लास्ट मिनट पे रीड करना पड़ेगा फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, है ना। जो आप लगाते हो ना डिटॉल, सैवलॉन, उसके अंदर यही केमिकल्स होते हैं। तो ये जर्म को किल कर देते हैं। सबसे पहले चोट लगती है, तुम खेलते खेलते गिर जाते हो तो मम्मी कहती है, एक तो मम्मी पहले चांटे लगाती है, हमारी इंडियन मॉम्स ऐसी ही होती है। सबसे पहले हमें चोट लगती है तो पुचकारने की बजाय, प्यार करने की बजाय बेटा पहले हमें मार पड़ती है कि हमारी ही गलती है कि हम खेल रहे थे और हमें चोट लग गई। बट उसके बाद वो ख्याल भी रखती है, कॉटन, साफ कॉटन ली जाती है और उससे डिटॉल या सैवलॉन से जर्म वुंड को क्लीन किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये केमिकल्स है और उस टाइम पे वो जर्म्स को मार देंगे। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है, इसको स्किन पे नहीं लगा सकते, विच आर अप्लाइड ऑन द स्पॉट्स एंड प्लेसेस वेयर जर्म थ्राइव्स एंड मल्टीप्लाई। तो इसको हम सरफेस पर लगाते हैं। जैसे सरफेस सैनिटाइजर है, उसके अंदर ये केमिकल्स होंगे, क्रिसॉल, फिनॉल, लाइजोल, फॉर्मेलिन, है ना, बॉडी एक्स मिक्सचर एंड डीडीटी, बड़े खतरनाक केमिकल्स हैं। ये सरफेस को ही मतलब सरफेस को साफ कर देते हैं। ये पोचे में होते हैं, है ना, और बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर होते हैं बेटा। वो हमारे सैनिटाइजर वगैरह में दिख जाएंगे या फिर डिटॉल, सैवलॉन के अंदर दिख जाएंगे। ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होते हैं। एंटीबायोटिक्स, चलो एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक वो दवाइयां हैं जब हम बीमार होने के बाद लेते हैं। अभी तक हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, अभी तक हमारी बॉडी का सिस्टम खुद लड़ रहा था कि भाई चलो हम प्रिवेंशन करेंगे, और फिर हमारी बॉडी खुद लड़ने की कोशिश कर रही है। वायरल इन्फेक्शन में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी की हेल्प से हमें बचाती है। ना बीमार हो गए भाई, जैसे अब मैं बीमार हूँ, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, एंटीबायोटिक्स चल रही है ना। वैसे मैं नहीं ले रही हूँ एंटीबायोटिक्स क्योंकि मुझे पता है मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक्स होती ही नहीं है, क्योंकि वायरस हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर उनका ही मेटाबॉलिज्म यूज करना शुरू कर देते हैं। तो उसका कोई हमारे पास दवाई नहीं है। वैक्सीन जरूर है, बट एंटीबायोटिक्स वायरस की बीमारी के अगेंस्ट काम नहीं करती है। हाँ, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जरूर एंटीबायोटिक्स बन जाती है। होती क्या है? ये भी केमिकल हैं और ये अच्छे बैक्टीरिया और फंगस से बनाए गए हैं। एक अच्छा बैक्टीरिया और फंगस वो हमारे लिए है क्योंकि वो जो बीमारी करने वाला बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। Antibiotics are chemical substances produced by some microorganisms and can kill
और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैं बोल सकती हूँ तो अच्छे बैक्टीरिया फंगस है क्योंकि ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर करा था, पहली एंटीबायोटिक जो थी पेनिसिलिन। तो उन्होंने अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट करते हुए एक बेसिकली किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वो काम कर रहे थे, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी। यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया पर काम करने के लिए पहले बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, तो ग्रो करने के लिए छोड़ गए। बट उन्होंने देखा कि एक साइड बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही है और वहां पर कुछ और चीज ग्रो कर रही है। तो उन्होंने कहा भाई अजीब बात है, यहाँ तो हो रही है ग्रोथ, यहाँ नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने स्टडी किया कि यहाँ पर जो नई ग्रोथ हो रही है वो एक फंगस की है और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, या फिर इसको पेनिसिलियम क्राइसोजेनम भी बोलते हैं, क्राइसोजेन। तो ये साइंटिस्ट तो थे ही, तो अलेक्जेंडर जी ने देखा यार ये तो बड़ी अलग चीज है, क्राइसोजेनम मेरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रही है और खुद भी एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो ही रियलाइज्ड कि ये वो फंगस है जो कि दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो पहली पेन किलर डेवलप हुई बेटा, पहली पेन किलर डिस्कवर हुई। एंड इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम के लिए क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था और बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो मर रहे थे। उससे पहले सोचो कोई पेन किलर ही नहीं थी, आज छोटी सी बीमारी होती है हम पेन किलर ले लेते हैं, उस टाइम पे कोई पेन किलर ही नहीं था। ये पहला काम था बेटा, बहुत मदद हुई थी इसमें सोल्जर्स की। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, अब ये तो पहले एंटीबायोटिक की बात थी, पेनिसिलिन की बात थी। अब और एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज देखो। पेनिसिलिन हैज बीन कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पीशीज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। अब जो हम मार्केट में पेनिसिलिन बनाते हैं वो इस वाली फंगस से बनाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, याद करो स्ट्रेप्टोमाइसिन हम पहले पढ़ चुके हैं, एक एंटीबायोटिक है, टाइफॉइड में दिया जाता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस से स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया गया है। उसके बाद यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, 1930 में एक और केमिकल का ग्रुप आया था जिसको हम बोलते हैं सल्फोनामाइड्स, है ना, ये डिस्कवर हुए और ये भी काफी सारे बैक्टीरियल बीमारी के अगेंस्ट यूज हुए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सल्फाडायजीन एंड सल्फानिल अमाइड। सल्फानिल अमाइड ये लैब में बनाई गई दवाइयां हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के बैक्टीरिया के साथ छेड़छाड़ करती है, बट ये उतनी सेफ नहीं होती है तो इनका यूज रेकमेंड कम किया जाता है। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर अबाउट दिस, उसमें एग्जांपल्स है और केमिकल्स है। दीज आर सिंथेटिक ड्रग्स और ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द अदर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, खाने को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, प्लांट्स को बीमारियों से बचाने के लिए और एनिमल फीड को भी साफ रखने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। पेनिसिलिन क्या है? इट इज एन एंटीबायोटिक। डीपीटी वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? डिप्थेरिया। टी इन डीपीटी स्टैंड्स फॉर, अच्छा ये पूछा गया है, डिप्थेरिया पेट्रूसिस, है ना, और टी किसके लिए स्टैंड करता है? टी इज फॉर टेटनस, आई गेस। गिविंग यू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, ठीक है, आंसर करना कमेंट्स में। आगे आ जाओ। डीपीटी स्टैंड्स फॉर, होमवर्क किसके लिए स्टैंड करता है? दो तो मैंने तुमको ही बता दिया, टी से तुमको बताना है। लेटर इन बी स्टैंड्स फॉर, दो बार दो क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। बीसीजी किससे स्टैंड करता है? इनफैक्ट कमेंट्स में ना बीसीजी की पूरी फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, बताइए, 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। मदर एंटीबॉडीज रीच द फीटस थ्रू प्लासेंटा, बिल्कुल सही है ये, ट्रू। अ पर्सन हैविंग मीजल्स वंस यूजुअली गेट रिपीटेड अटैक्स, फॉल्स, क्योंकि मीजल्स वायरस से होने वाला डिसीज है, ठीक है। So this was all about the class and a one-shot revision of AIDS to Health
एंड इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप बुक रीडिंग करिए बहुत अच्छे से एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी इतना डिटेल में नहीं है, बट वो टर्म्स दी हुई हैं जिसका मतलब हमने सीखा। एंड एंटीबायोटिक्स है ना, टॉक्सॉइड्स, एंटीटॉक्सिन्स, इनकी डेफिनेशन हमको करनी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ आई वॉन्ट योर गुड बाय एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखे बेटा, ठीक है? और आंसर ज़रूर चाहिए मुझे कमेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर।